हम कहते हैं कि किसी के ऊपर ईडी की अभी कार्रवाई हो रही है और कल बीजेपी ज्वाइन कर ले, ईडी टू बीजेपी देन देयर इज नो ईडी, यही चल रहा है ना। और उन्होंने कहा 1 रैंक 1 पेंशन हम लागू करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी की भाषा है। और 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त करके 9 रैंक 9 पेंशन कर दिए हैं। 9 रैंक 9 पेंशन ओनली टेंशन। और 4 साल क्यों, 3 साल क्यों नहीं, 5 साल क्यों नहीं? ये 4 साल वैसे ही रैंडम नंबर है कि एक दिन जो है रक्षा मंत्री जी को सपने में आया और उन्होंने कहा 4 साल, 5 साल क्यों नहीं? आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा, आपको चोर कहा जाएगा, बेईमान कहा जाएगा, लेकिन आप भाजपा ऑफिस में जाइए, उनका जो है पट्टा पहनिए और आप एकदम स्वच्छ हो जाते हैं। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं कांग्रेस ऑफिस सदाकत आश्रम में। आपको बता दें कि यहाँ कन्हैया कुमार ने प्रेस वार्ता रखा था अग्निपथ को लेकर। आपको बता दें कि अग्निपथ को लेकर लगातार जो है देश में बवाल हो रहा है, हर जगह जो है आगजनी हुई थी। अब जो है मामला थोड़ा शांत हुआ। इसी बीच कन्हैया कुमार ने प्रेस वार्ता रखा और क्या कुछ कह रहे हैं ये आप सुनिए। सबसे पहले मैं इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी पत्रकार साथियों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और गर्मी बहुत है, थोड़ी जो है जगह की आप लोगों को कमी महसूस हो रही है, एसी की कमी महसूस हो रही है, तो जो तकलीफ़ हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो आज का विषय है उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिहार प्रदेश की जो इकाई है, हमारे अध्यक्ष जी मौजूद हैं और तमाम साथी हमारे प्रभारी जी हमारे साथ हैं, मैं सबको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पटना में ये प्रेस वार्ता करने का अवसर दिया है, इसके लिए हम आभारी हैं। और आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि अभी इसी वक्त 1 बजे से ही पूरे देश में दर्जनों शहर में एक साथ हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और प्रेस वार्ता का जो हमारा विषय है वो विषय है अग्निपथ की बात, युवाओं के साथ विश्वासघात। इसी विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम ये कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना इस देश के युवाओं के साथ विश्वासघात है, तो इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि आप लोगों ने ये देखा होगा, सरकार घोषणा करके गायब हो गई। सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। जब भी कोई संकट होता है, राजनीतिक संकट होता है सरकार को, तो वो सेना को आगे कर देते हैं। और आपने नोट किया होगा कि घोषणा की मंत्री जी ने, और घोषणा का बचाव जो है वो हमारे आदरणीय सम्मानित सेना प्रमुखों से करवाया गया। आप लोगों ने इस बात को ध्यान दिया होगा। और जितने मंत्री थे सब अपने अपने सोशल मीडिया और उनकी जो मीडिया है उसके माध्यम से योजना के फायदे गिनाने में जुट गए। फायदे गिनाते गिनाते कुछ तो भाजपा के नेता ये भी फायदा गिना दिए कि आप अग्निवीर बन करके जब आएंगे तो आप कुशल ड्राइवर बन सकते हैं, कुशल नाई बन सकते हैं। एक तो भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम तो भाजपा ऑफिस में आपको चौकीदार की नौकरी भी दे देंगे। ये सब चीज़ आप लोगों ने सुना होगा। इस पूरी योजना को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कह रही है कि ये योजना पूर्णतः इस देश की सुरक्षा और देश के नौजवानों के भविष्य और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए सरकार को अन्य योजनाओं के साथ जो उन्होंने किया है, जैसा उन्होंने नोटबंदी के साथ किया, आप लोगों को याद होगा, बोले थे ना कि 50 दिन में अगर सारी समस्याएं ठीक नहीं होगी तो आप जिस चौराहे पे बुलाएंगे हम आ जाएंगे। घोषणा करके जापान चले गए थे प्रधानमंत्री जी, आप लोगों को याद होगा। जैसे अभी जर्मनी गए हुए हैं, वास्को डी गामा की तरह घूमते रहते हैं।
उस योजना के बाद भी जितने दावे किए गए थे, आप सब ये प्रश्न पूछिएगा कि नोटबंदी के बाद दावे किए गए कि काला धन वापस आ जाएगा, आरबीआई ने कहा कि पुराने नोट लगभग वापस आ गए, तो काला धन कहाँ गया? और आपकी सूचना के लिए स्विस बैंक में भारतीयों का जमा पैसा आज ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा है और डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक रूप से सबसे नीचे है। तो नोटबंदी के साथ वही हुआ। जीएसटी के साथ आप जानते हैं 36 बार से ज़्यादा जीएसटी में अमेंडमेंट हो चुका है, उसके नियम में बदलाव किए जा चुके हैं। उसके बाद कृषि कानून आया। कृषि कानून के वक्त भी बार बार क्या कह रहे थे? कृषि मंत्री कह रहे थे कि किसी भी सूरत में जो है कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। चुनाव आया, चुनाव को देखते हुए और किसान जो लगातार 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, 1 साल से ज़्यादा तक शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष किया, सब तरह के आरोप उन्होंने झेले। क्या क्या नहीं कहा गया किसानों को, सब कुछ कहा गया। आतंकवादी, नक्सली, खालिस्तानी, क्या क्या नहीं कहा गया। उनके ऊपर थार दौड़ा दिया गया। मंत्री जी के बेटा ने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया और उनको जो है शानदार जो है सुरक्षा और स्वागत सरकार के प्रोटेक्शन में मिला। लेकिन किसान अड़े रहे कि ये गलत है और किसान आंदोलन के दबाव में कृषि कानून वापस लेना पड़ा। आप जानते हैं कि आज ही जिस कार्यक्रम में हमारे बाकी लोग शिरकत कर रहे थे, इसी तरह से मजदूरों के लिए भी जो है लेबर कोड लाया गया है, जिसका मजदूर विरोध कर रहे हैं। और ये जो अग्निपथ योजना है, उस अग्निपथ योजना को के बारे में भी इस देश के नौजवानों ने अपना प्रतिरोध व्यक्त किया। और मज़ेदार बात यह है कि ये कहते हैं कि जो सेवारत सेना प्रमुख हैं वो फ़ायदे गिना रहे हैं, वो सम्मानित हैं, उनके पक्ष में हम लोग उनके विरोध में कुछ नहीं कह सकते हैं, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि सेना हमारे लिए सम्मान की चीज़ है। लेकिन आप लोगों का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो वेटरन्स हैं, चाहे उनको परमवीर चक्र मिला है, तमाम तरह के जो उनको सम्मान मिले हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और आप सेना के भीतर जो आपके भी परिवार से कार्यरत लोग हैं, उनसे पूछिए। मेरे परिवार से कार्यरत लोग हैं, 16 लोग जो आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे एक एक करके कि इस योजना की समस्या क्या है। पहला, ये योजना आने के बाद सेना के अंदर अस्थाई भर्तियां समाप्त कर दी गई हैं। इस बात को सरकार की तरफ से नहीं बोला जा रहा है, लेकिन यह बात सामने आ गई है कि अस्थाई भर्ती समाप्त कर दी गई है, रोक दिया गया है। आप मुझे बताइए कि आप कहते हैं कि हम कोई सुधार करना चाहते हैं, तो आप सुधार कीजिए, लेकिन आप अस्थाई भर्ती क्यों रोक रहे हैं सुधार के नाम पे? हमारे हाथ में अगर कोई समस्या है तो आप इसका इलाज करेंगे कि इसको काट करके फेंक देंगे? अगर हाथ काटने की स्थिति है तो आप वो बताइए देश को। क्या इस देश में हमारे जो सेना प्रमुख थे, जिनको चीफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, जिनकी दर्दनाक जो है मौत हुई, अभी तक सीडीएस का पोस्ट खाली है, वो क्या कहते थे? जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा कि रिटायरमेंट एज को आर्मी में बढ़ाने की ज़रूरत है। इस संबंध में उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज यदि सीडीएस बिपिन रावत होते तो वो खुल करके इस बात का विरोध करते, क्योंकि उनका ओपिनियन ये था कि जब आप किसी भी सुरक्षा से संबंधित सेवा में अस्थाई सेवा का प्रावधान हटा देंगे तो आर्म फोर्सेस का मनोबल डाउन हो जाएगा। आप एक बात बताइए, अपने ऊपर रख करके मैं पत्रकार साथियों से पूछता हूं, आपके जो पुराने सीनियर साथी होंगे उनसे पूछिएगा, जब सेवा की अस्थाई गारंटी होती है तब मनोबल कितना ऊंचा होता है, और जब टर्मिनेट करने का तलवार आपके सर पे लटक रहा हो तो काम करने का क्या प्रेशर होता है। आप चाहते हैं कि सुधार हो, तो सुधार के पक्ष में तो कांग्रेस पार्टी भी रही है। आप लोगों को मैं बता दूं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन कांग्रेस पार्टी लेकर के आई, और जो हमारे वेटरन्स हैं
जो सेवानिवृत्त हमारे सेना के अधिकारी हैं, सेना के जवान हैं, उनके लिए स्पेशल कमीशन जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान बनाया गया। और प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने कहा कि और सुधार की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा 1 रैंक 1 पेंशन हम लागू करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी की भाषा है। और 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त करके 9 रैंक 9 पेंशन कर दिए हैं। 9 रैंक 9 पेंशन, ओनली टेंशन। टेंशन किसको? जो नौजवान इस देश के लोगों को अपनी सेवा देना चाहते हैं, जो अपनी देशभक्ति की भावना को, इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की भावना रखते हैं, उनके सपनों को कुचला जा रहा है, फायदा गिनाया जा रहा है। फायदा क्या है कि देखिए, आप भरी जवानी रिटायरमेंट हो जाएंगे। भरी जवानी रिटायर होने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि घर में मान लीजिए कि पिताजी को अस्थाई नौकरी है, तो माताजी कहेंगी कि पति से पहले बेटा रिटायर होकर के आ गया है। और 4 साल क्यों, 3 साल क्यों नहीं, 5 साल क्यों नहीं? ये 4 साल वैसे ही रैंडम नंबर है कि एक दिन जो है रक्षा मंत्री जी को सपने में आया और उन्होंने कहा 4 साल। 5 साल क्यों नहीं? 4 साल इसलिए कि तमाम तरीके के नौकरी के जो आपके फायदे होते हैं, जो इस देश में एक्ट बना हुआ है, उससे ये योजना बाहर हो जाए। आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, आपको तमाम तरह की दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेगी। और आपको मैं याद दिला दूं, पहली बार जब योजना घोषित की गई थी तो टीएडीए का भी बात नहीं किया गया था। जब विरोध होना शुरू हुआ तो आनन फानन में जो है 2 अमेंडमेंट लाए गए। मतलब ये योजना आई ही है, 2 अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये लोग इस योजना को लेकर के कितना गंभीर हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। कह रहे हैं वॉरफेयर बदल गया है, हमको एवरेज एज जो है वो घटाना है। आप हमको एक बात बताइए, हमने जो है, हमारी सेना ने बड़े बड़े वॉर जीते हैं ना, इसी सेना से। भारत की सेना ने तमाम वॉर जीते हैं, और जितना प्रमुख सम्मान है, क्या वो 30 वर्ष से ज़्यादा या 30 वर्ष के लोगों को नहीं मिला है? तर्क क्या है? असल जो बात है कि छुपा रहे हैं देश से। तर्क ये है कि हमारे देश के बजट में सबसे प्रमुख बजट होता है डिफेंस का। डिफेंस बजट का 40% जो है वो लोगों की सेवा देने के बदले जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं उस पर खर्च होता है। ये उसमें बजट कटौती करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को ये ईमानदारी से बोल नहीं रहे हैं। ये इस बात को बोल नहीं रहे हैं कि जैसे तमाम विभाग को या तो बेचे गए हैं या उसको कॉन्ट्रैक्ट पे किया गया है, उसी तरह से ये देश की सुरक्षा में भी ठेकेदारी लाना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के नौजवानों की उस भावना के साथ खड़ी है कि भारतीय सेना के अंदर इस तरह से ठेकाकरण की शुरुआत करना ठीक नहीं है। यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, और देश के नौजवान जो संघर्षरत हैं, उनके संघर्षों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हैं। यही एक बात कहना चाहते हैं कि कोई भी आंदोलन अगर सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चला है तो उसकी जीत हुई है। उसमें अगर किसी भी और चीज़ का इस्तेमाल होता है, उससे आंदोलन बदनाम होता है। से आग्रह करेंगे कि आप लोग किसी भी अन्य प्रकार के माध्यमों का इस्तेमाल ना करें, सत्य और अहिंसा को अपना करके अपनी इस मांग को जरूर रखें। और इसी संदर्भ में बिहार की जो प्रदेश इकाई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो 243 विधानसभा में कल सत्याग्रह करेगी। 10 बजे के बाद से यह सत्याग्रह चलेगा। मैं तमाम अपने नौजवान साथियों से यह आग्रह करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस सत्याग्रह में अपने न्याय के लिए आप शरीक होइए, शामिल होइए। और मैं पत्रकार साथियों से ये आग्रह करूंगा कि आप अपना सवाल बेशक पूछें, मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम दूंगा। आग्रह यही है कि आज का यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरी तरह से अग्निपथ पर केंद्रित है। इसीलिए
मैं पहले चाहता था कि डिस्क्लेमर के तौर पे यह बात बोल दूं, लेकिन आपसे आग्रह के तौर पे ये बोलता हूं। सब पुराने साथी हैं, बहुत सारे चेहरे हैं जिनको हम जानते हैं, कई बार उनसे बातचीत हुई है। तो आप इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं आप ज़रूर पूछें। आपसे कि आप अभी तक भी जो है ना कांग्रेस से ही लड़िएगा तो फिर देश का क्या होगा। मैं इस बात को बड़े स्पष्ट तरीके से बोल चुका हूँ कि विपक्ष क्या कर रहा था। अरे विपक्ष तो को आप विपक्ष में बैठा दिए हैं, ये सवाल तो सत्ता से कीजिएगा ना प्राइमरली तौर पे। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और कांग्रेस क्या कर रहा है उसका जवाब हम बाद में देंगे। पहले तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए ना कि हर बात पे मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री की एक शांति की अपील थी, सुना दीजिए हमको। एक शांति की अपील। जब भी देश में कोई हिंसा की घटना होती है, कोई तोड़फोड़ होता है, कोई आगजनी होती है, क्या हमारे प्रधानमंत्री शांति की अपील करते हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री क्या थे, क्या क्या अच्छा आप बोलेंगे उसमें, आप फिर नीतीश कुमार पे चले प्रधानमंत्री पे रहिए ना। अरे कुछ नहीं होगा, आपका नौकरी नहीं खाएंगे। सो माय पॉइंट इज कि एक शांति की अपील नहीं आती है, एक बार भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुप्पी साध देते हैं, हर बात पे ट्वीट करते हैं, छोटी बड़ी जरूरी गैर जरूरी हर चीज पे। लेकिन देश में जब कोई ऐसी परिस्थिति हो तो कुछ नहीं बोलते हैं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम लोग शुरू से ही इस सवाल का विरोध कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, इस योजना की क्या कमियां हैं वो गिना रहे हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है। ये चूंकि योजना गलत है तो सबसे पहले इसको वापस लिया जाए और फिर बाकी जो आप सुधार की बात कर रहे हैं, जरूरत की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में जो है वो तरीके अपनाए जा सकते हैं। जहाँ तक ईडी ऑफिस का सवाल है, देखिए ईडी का सवाल अगर आप देश की राजनीतिक परिस्थिति से काट करके देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम आंख बंद कर लें तो तूफान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमारे आंख बंद कर लेने से जो है ना दुनिया में अंधेरा नहीं हो जाता है। सच्चाई ये है कि आज जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है सब देख रहे हैं। हम कहते हैं कि किसी के ऊपर ईडी की अभी कार्रवाई हो रही है और कल बीजेपी ज्वाइन कर ले, ईडी टू बीजेपी देन देयर इज नो ईडी, यही चल रहा है ना। क्या ऐसा हो जाता है महाराज कि आपके ऊपर सब कुछ सारा तोहमत है, आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा, आपको चोर कहा जाएगा, बेईमान कहा जाएगा, लेकिन आप भाजपा ऑफिस में जाइए, उनका जो है पट्टा पहनिए और आप एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, एकदम वॉशिंग मशीन से धुल करके ताज़ा फ्रेश, कोई दाग नहीं। इस पे को भी तो समझना पड़ेगा ना हमको कि ईडी क्यों होता है। ईडी इसलिए होता है कि लोग डर करके बोलना बंद कर दें, लोग जेल से घबरा जाए, लोग केस से घबरा जाए। अब एक पत्रकार साथी ने सवाल पूछा ना कि क्यों कोचिंग को दमन किया जा रहा है, शिक्षण संस्थानों को तो वैसे ही तबाह कर दिया। आज से 30-40 साल पहले, यहाँ बैठे हुए हमारे वरिष्ठ साथी आपको बिहार में बताएंगे, सबसे पहला सवाल छात्र आंदोलन से यही उठा कि कोचिंग में क्यों पढ़ने जाएंगे, क्लास होना चाहिए कॉलेज में। आज हम वहाँ पहुँच गए हैं कि कॉलेज का क्लास छोड़ दीजिए, पंचवर्षीय योजना में हमको डिग्री मिल रही है, तो चूंकि विद्यार्थी कोचिंग में जमा हो रहा है तो अब कोचिंग को भी नहीं चलने दो। और यह पहली बार नहीं हुआ है, जब रेलवे की भर्ती को लेकर के आंदोलन हुआ उस वक्त भी कोचिंग को टारगेट किया गया। तो विपक्ष जहां पैदा होने की संभावना होती है उस संभावना को समाप्त करने का प्रयास सत्ता के द्वारा उसका दमन किया जाता है। राहुल गांधी इस देश में विपक्ष की तरफ से मुख्य धारा की राजनीति में सबसे प्रखर तरीके से बोलने वाले व्यक्ति हैं। वो उन सवालों पे भी बोलते हैं जिस सवालों पे बोलने से लोग घबराते हैं, उनको लगता है कि वोट के कैलकुलेशन में वोट का नुकसान हो जाएगा, वो उस पर भी बोलते हैं। आपको याद दिला दूं, देश के अंदर कोई भी न्याय की आवाज़ हुई है, राहुल गांधी मुखरता से उसके साथ खड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो ईडी में होंगे, उनसे ईडी सवाल पूछेगा। हम ये दोनों सवाल एक साथ लड़ रहे थे। अब ये जानकारी आपके पास नहीं पहुंची तो मैं बता देता हूँ, हमारा जो सत्याग्रह था, ईडी तो पहले शुरू हो गया था, योजना बाद में आई है।
तो जिस दिन योजना आई है उसके बाद से ही जंतर मंतर पे लगातार सत्याग्रह दिल्ली में हुआ। और आपको मैं बता दूं, सारे राज्यों में, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बिहार के लिए आज सूचित किया है कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह करेंगे कल, तो पूरे देश में ऑलरेडी ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं, हम लोग इस बात को लेकर के इतने प्रतिबद्ध हैं कि विपक्ष में है तो लड़ रहे हैं, और आशीर्वाद अगर जनता का रहेगा तो इसको जरूर ख़त्म करेंगे और इसको बेहतर करेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पे कन्हैया कुमार का कहना था कि नौजवानों को चिंता होगी सेना भर्ती के बाद कि अब 4 साल के बाद क्या करेंगे। पढ़ाई लिखाई की उम्र में सेना भर्ती ले रहे हैं, उसके बाद फिर से बेरोज़गार हो जाएंगे। और साथ में ये भी कहा कि कल से जो है सारे विधानसभा में जो है शांतिपूर्व जो है धरना आंदोलन कल करेंगे और अग्निपथ के खिलाफ। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।